टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कब आएगा। तो मैंने आपकी बातें सुनी, चीज़ों को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद हिस्ट्री का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लिया। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार पार्ट 2 के एग्ज़ाम देंगे, यानी कि प्रमोटेड और फेल हो गए थे, तो उनके लिए है। ठीक है, जो बच्चे पार्ट 2 में प्रमोटेड या फेल हो गए थे, यह वीडियो उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट मिशन। तो आज की इस जानकारी के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कैसे सिलेबस होते हैं, तथा फिर कैसे एग्ज़ाम होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसा होने वाला है, कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल जो है वो आपको 100% की गारंटी देती है कि हम जो प्रश्न बताते हैं वो बहुत रिसर्च करने के बाद आता है और वहीं से सारे प्रश्न आएंगे। तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से रहेंगे। हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है हिस्ट्री ऑनर्स पेपर, ठीक है। पेपर 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग क्या होते हैं, पार्ट 1 में रहते हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 में रहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना पड़ता है। जब हम लोग पार्ट 2 में रहते हैं तो पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना होता है। और पार्ट जब 3rd में रहते हैं तो पेपर 5, 6, 7 और 8 पढ़ना होता है। सभी को मालूम होगा, जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, पर सभी को मालूम होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो पेपर किसे डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 3 भी डिस्कस हम लोगों ने किया था। यदि वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा सवाल जो बनता है वो किस प्रकार का सवाल बनता है। सवाल है कि देखिए, यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो एज यूजुअल जो प्रश्न आते हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पहला जो सवाल है, यह सवाल इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम में, कि एग्जामिन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, डिस्क्राइब द सोशल कंडीशंस ऑफ द फ्रेंच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि 1789 की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उसके लिए उत्तरदायी फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, (1848) की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो 1848 की क्रांति क्या थी, यानी कि काउज एंड रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि 1848 की क्रांति क्या थी। यदि आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, मैं कोई भी सवाल लाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, या ऐसा नहीं है। हम लोग पहले उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, तभी हम लोग 100% आने की दावा करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ कि देखिए कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी वो समझिए। जैसे कि एक देश हुआ करता था फ्रांस, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, एक देश हुआ करता था फ्रांस, और वह देश जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी पेरिस। उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, पेरिस। फ्रांस का एक राजा हुआ करता था। फ्रांस का क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था। ठीक है, उस राजा का क्या नाम था,
उस राजा का नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। ठीक है। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी, लुई 16वां की एक पत्नी हुआ करती थी। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था मैरी एंतवानेट। मैरी एंतवानेट। ठीक है। पत्नी जो मैरी एंतवानेट हुआ करती थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है। लुई 16वां जो था, फ्रांस जो देश है जिसकी राजधानी पेरिस हुआ करती थी, वहाँ लुई 16वां का शासन था। और लुई 16वां जो था एक वंश का था जिसका नाम था बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश का शासक हुआ करता था लुई 16वां। और बुर्बो राजवंश में जो था, जैसे कि आपको पता चल रहा है, राजवंश यानी कि राजतंत्र था। राजवंश कहने का मतलब राजतंत्र, वंशानुगत शासन था। ठीक है। और इसका राजा हुआ करता था लुई 16वां। बहुत कम उम्र में यह क्या हो गया था, 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, ये शासक बन गया था। और इसने क्या किया कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस हुआ करती थी, इस पेरिस से मीलों दूर एक वर्साय जगह था। ठीक है ना, तो वर्साय में इसने अपना क्या बनाया था, वर्साय में अपना शीश महल बनवाया था। ठीक है ना, वर्साय में क्या बनवाया था, वर्साय में अपना शीश महल, एक शीशा का महल बनवाया था। सोच लीजिए, पेरिस से मीलों दूर वर्साय में शीश महल बनवाया था। और वहीं पर एक क्या किया करता था, अय्याशी किया करता था, खूब ऐश मौज किया करता था। इतना ज़्यादा ऐश मौज किया करता था कि फ्रांस जो है कर्ज में चला गया। फ्रांस क्या हो गया, फ्रांस जो देश था कर्ज में डूब गया। क्या चीज में डूब गया, कर्ज में। कितना कर्ज हो गया, 5 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। 5 अरब लिबरे का कर्ज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुई 16वां ही मतलब ऐसा किया करता था। लुई 16वां से पहले भी बहुत शासक आए जो बुर्बो राजवंश के थे, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा किया करते थे। जैसे लुई 16वां से पहले जो शासक था लुई 14वां, तो उसने, उसका पता है स्टेटमेंट क्या था, आई एम द स्टेट, मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ। और लुई 16वां का क्या स्टेटमेंट था, इसका कहना था मेरी इच्छा ही कानून है। बताइए, ये राजा है तो इसकी इच्छा ही कानून थी। मेरी इच्छा ही क्या है, इच्छा ही कानून है। बताइए, कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट देगा, इसका मतलब ये डिक्टेट कर रहा है, चीज़ों को समझ नहीं रहा है, अपना मनमानी कर रहा है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक तारीख था, मतलब जब ज़्यादा कर्ज वगैरह होने लग गया, ज़्यादा 5 अरब लिबरे का कर्ज हो गया, तो सरकार क्या होने लगा, जैसे कि जिस देश की सरकार ने फ्रांस को कर्ज दिया था वो अब कर्ज मांगने लगा। तो जिस वजह से क्या हो गया, फ्रांस में टैक्स बढ़ा दिया। क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, टैक्स में वृद्धि हुई। ठीक है। जब टैक्स में वृद्धि हुई तो पता है, फ्रांस का जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। इन वर्गों में आता था कौन कौन सा, एक आता था, सबसे ऊपर आता था पादरी। ठीक है। इसके बाद आता था कुलीन। इसके बाद आता था सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग। तो इन वर्गों में क्या होता था, सारा जो टैक्स देना पड़ता था, जो भी टैक्स लिया करता था वो सारा टैक्स देना पड़ता था। सर्वसाधारण वर्ग को ही क्या करना पड़ता था, सारा टैक्स देना पड़ता था। पादरी और कुलीन मौज करता था, पूरा मस्ती करता था। पादरी तो ऐसा था मानो कि वो धर्म के नाम पर धंधा किया करता था, यानी कि चर्च को भोग विलास का केंद्र बनाकर रखा था। ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कब किया, 14 जुलाई
1789 को इसने क्या किया, एक बास्तिल जेल हुआ करता था। कहाँ? बास्तिल जेल को तोड़कर वहां से जो कैदी वहां पे फंसे हुए थे उनको छुड़ा लेता है। अब बास्तिल ही क्यों? तो देखिए, फ्रांस में कुछ दिन पहले ऐसी अफवाह फैली थी कि फ्रांस का जो राजा है वो हम लोगों पे गोलियां बरसाने वाला है, जो आम लोग हैं उन अपने सैनिकों के द्वारा उनकी हत्या करवाने वाला है। तो जब जनता को ऐसा पता चला तो वो अपने मतलब सेल्फ कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस क्या कह सकते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस, ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या किया कि बहुत सारे सरकारी कार्यालयों को इसलिए तोड़ फोड़ किया कि वहां से हथियार कुछ बरामद हो। उसी क्रम में सबसे ज्यादा हथियार प्राप्त होने का चांसेस था बास्तील का जो जेल था वहां से, तो उसको तोड़ दिया, उसको लूट लिया और राजा को पकड़ लिया। और राजा को क्या कर दिया, ये जो राजा था लुई सोलामा को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। क्या किया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया। राजा को क्या किया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया। राजा और रानी दोनों को क्या किया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या होता है? एक प्रकार का मशीन होता है, ठीक है, ऊपर में तलवार लगा रहता है। जैसे ही उसमें क्या किया जाता है, एक हुक रहता है, उसको हटाया जाता है तो तलवार गिरता है, नीचे वाला का सर धड़ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर उसके बाद राजा कौन बना? जब राजा तो मर गया, लुई सोलामा मर गया, तो अब शासन आया किसके हाथ में? शासन आया अब किसके हाथ में? डायरेक्टरी के हाथ में। किसके हाथ में? डायरेक्टरी के हाथ में। डायरेक्टरी के हाथ में अब शासन आ गया। लेकिन डायरेक्टरी कुछ दिनों तक तो अच्छा से शासन किया, लेकिन धीरे धीरे डायरेक्टरी भी क्या करने लगा? अत्याचार करने लगा। यानी कि डायरेक्टरी भी सोचने लगा कि नहीं, मुझे भी क्या है कि मतलब वो लोग भी अपने फायदे को देखने लग गए। तो जिस क्रम में इन सब चीजों का विकास हो रहा था, डायरेक्टरी शासन कर रहा था, तो उसी क्रम में एक सैनिक जो कि उभर कर ऊपर आ रहा था और अब वो सेनापति बन चुका था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो अब सेनापति बन चुका था और डायरेक्टरी के लिए काम करता था। लेकिन जब इसे पता चला कि डायरेक्टरी किस प्रकार से लोगों को लूट रही है, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जब नेपोलियन विद्रोह कर दिया, पूरी जो जनता है, ठीक है ना, पूरी जनता ने क्या किया? नेपोलियन का सपोर्ट किया। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ? अब शासक कौन बन बैठा? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में शासक बन चुका था। अब डायरेक्टरी का पतन जैसे हुआ 1799 में, नेपोलियन बोनापार्ट शासक बन बैठा। उसके बाद इसने क्या किया? 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में इसने अपना संविधान लगाया। यानी कि 1804 में नेपोलियन संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया, नेपोलियन संहिता, यानी कि कहने का मतलब जो है कि उसने एक संविधान लागू किया जिसका नाम था नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। वो जिसे फ्रांस के लोगों ने बहुत सहर्ष पूर्वक अपनाया, बोला कि नहीं, मेरा राजा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और नेपोलियन ने बहुत सारे क्या किए? सुधार किए। नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए, राज्य के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, लोगों को राष्ट्रवाद को फैलाया। यानी कि राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या किया? बहुत ज्यादा योगदान दिया। जिससे क्या है कि और भी अड़ोस पड़ोस के जो देश थे उनके मन में डर पैदा हो गया। नेपोलियन ने साथ ही साथ पता है क्या किया था? यानी कि जर्मनी के 39 जो रियासत थे, 39 रियासतों को क्या किया था? मिलाकर इसने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। क्या किया था? जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। जर्मन राइन संघ का क्या कर लिया था? निर्माण किया था। जिस वजह से सब लोग इससे डरा हुआ था, ठीक है ना, पूरा जो राजतंत्र का समाज था उसमें डर का माहौल था, नेपोलियन से डर रहा था।
तो क्या किया, सारे देश जो कि राजतंत्र के समर्थक थे, उन्हीं देश में एक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने अन्य देशों के साथ मिलकर नेपोलियन के साथ युद्ध किया। नेपोलियन के साथ क्या किया, युद्ध किया। कब, 1815 में। और नेपोलियन को हरा दिया। और उस युद्ध का क्या नाम था, वाटरलू का युद्ध। क्या नाम था, वाटरलू का युद्ध। कई देश मिलाकर क्या हुआ था, कई देशों ने मिलकर क्या किया था, वाटरलू का युद्ध किया और नेपोलियन को हरा दिया। बोला भाई अब चलो निकलो। और इसको नेपोलियन को भेज दिया कहाँ, सेंट हेलेना एक द्वीप करके है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया। बोलो बेटा तुम उधर ही रहना, इधर आने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब नेपोलियन जब चला गया तो फ्रांस में क्या हुआ, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है ना, वहाँ एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन क्या, जब हरा दिया तो अब सोचा कि अब अपना जो है शासन फिर से कायम किया जाए। और उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था मेटरनिख। कौन कर रहा था बेटा, मेटरनिख कर रहा था, है ना। तो एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, उसका नाम था मेटरनिख। उस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन। क्या नाम था, वियना सम्मेलन। और उस वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था मेटरनिख। यहाँ पे लिखते हैं वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, वियना कांग्रेस कह ले या वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, मेटरनिख कर रहा था। कौन कर रहा था, मेटरनिख। मेटरनिख ने क्या किया, फ्रांस में फिर से क्या किया, बुर्बो राजवंश लाया। कौन सा राजवंश, जो खत्म हो गया था राजवंश, बुर्बो राजवंश फिर से लाया। और राजा बना लुई 18वां। राजा कौन बना, लुई 18वां। लुई 18वां। जब लुई 18वां राजा बना तो इसने कुछ अच्छे काम किए। इसने जनता के दिलों को समझा और इसने थोड़े अच्छे काम किए, यानी कि सुधारवादियों का, सुधारवादियों के हित में इसने क्या किया, काम किया, लुई 18वां। लेकिन 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती है बेटा। 1824 में क्या हो जाती है, 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है बेटा। तो लुई 18वां की मृत्यु, अब मृत्यु हो गई मतलब गद्दी खाली हो गया, फ्रांस का गद्दी खाली। तो फिर से राजा बनाया जाता है किसी, अब वहाँ क्या है, अब राजा बनाया जाता है एक और व्यक्ति जिसका नाम है, एक और व्यक्ति जिसका नाम है चार्ल्स दसम। इसकी मृत्यु के बाद राजा बनता है चार्ल्स दसम। कौन बनता है, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम को क्या किया जाता है, राजा बनाया जाता है। और चार्ल्स दसम बहुत घोर प्रतिक्रियावादी, कैसा राजा है, घोर प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी राजा है। तो घोर प्रतिक्रियावादी राजा है तो ये चाहता है कि राजतंत्र फिर से स्थापित ही रहे। इसके लिए इसने क्या किया था, उदारवादियों के विरुद्ध काम किया। इसने अपना प्राइम मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इसने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, प्रधानमंत्री भी इसने एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था पोलिगनेक। पोलिगनेक, पोलिगनेक ने भी क्या किया, पोलिगनेक भी कैसा था, पोलिगनेक भी चार्ल्स दसम की तरह घोर प्रतिक्रियावादी था। इसने भी मतलब कि जनता को अच्छा तरह से लूटा, उसे बर्बाद करने को चाहा। और नेपोलियन जो
सुधार किया था वो तो खत्म हो ही रहा था, साथ में कुछ बदलाव जो लुई अठारहवां के द्वारा गया था उसको भी इसने क्या किया था, मतलब कहने का मतलब उसको खत्म करने का प्रयास किया। एक संविधान की कुछ बातों को क्या किया था, लुई अठारहवां ने कुछ संविधान बनाया था जनता के हित में, उसे यह क्या किया, बदलने का काम किया। सुधारवादियों को इस बात का बहुत बुरा लगा, इसने इसलिए क्या किया, उसने 1830 में क्रांति कर दी। 1830 में क्या कर दी बेटा, 1830 में क्रांति हो गई। जब क्रांति हुई तो चार्ल्स दशम भाग गया। क्रांति के बाद चार्ल्स दशम कहाँ चला गया, चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया बेटा। चार्ल्स दशम कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। चार्ल्स दशम जब इंग्लैंड भाग गया, इसके बाद राजा बनाया गया, वहां पे बुर्बो राजवंश फिर से खत्म। अब शासन आया किसके हाथ में, ऑरलेंस वंश के हाथ में। किसके हाथ में, ऑरलेंस वंश के हाथ में क्या आया, शासन आया। तो ऑरलेंस वंश का शासक जो था, इसका शासक कौन बना बेटा, इसका शासक बना लुई फिलिप। कौन बना, लुई फिलिप। लुई फिलिप ने क्या किया, लुई फिलिप ने क्या किया, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, मध्य वर्गीय नीति। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति क्या होता है बेटा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था, अगर नहीं आता है तो हमें हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया और तथा अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, पीएम किसे बनाया, गीजो। गीजो जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हुआ करता था, उसे इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा खत्म प्रवृत्ति का आदमी था, मतलब बहुत बुरे प्रवृत्ति का आदमी था। इसने क्या किया, गीजो को जब पीएम बनाया तो गीजो ने बहुत बुरे तरीके से दमनकारी नीतियों से लोगों का बहुत अच्छे से क्या किया, मतलब कहने का मतलब शोषण किया। फिर क्या हुआ, इतना ज़्यादा शोषण होने के बाद क्या हुआ, 1848 की बात है। 1848 में क्या हो गया, गरीबी और भूखमरी आ गई। यानी कि गरीबी और भूखमरी आने के पीछे रीजन क्या था, जो शासक था लुई फिलिप, इसको जो है ना दूरदर्शिता कुछ नहीं था। दूरदर्शिता मतलब शासक ऐसा होना चाहिए, शासक देखिए अभी क्या हो रहा है, 12 बज के मतलब कि कितना हो रहा है, 12:55 हो रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, सुबह का समय है, ठीक है ना, मॉर्निंग का समय है। मैं अभी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब जो है 1848 में गरीबी भुखमरी आने के पीछे जो था ना, इसको ना तो कुछ दूरदर्शिता था, ना तो किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने आते थे। संबंध इन द सेंस कि इसका दूसरे देशों के साथ कोई अच्छा खासा रिश्ता नहीं था, जिस वजह से इसको हेल्प भी नहीं मिला। और भुखमरी गरीबी इतना जोर से आ गया कि कुछ कहने का नहीं, जिस वजह से क्या था कि फ्रांस का ही जो जन समूह था, उसने एक व्यक्ति जिसका नाम था थियर्स, थियर्स के नेतृत्व में क्या किया था, एक भोज का आयोजन किया। भोज का आयोजन, जब भोज का आयोजन किया ना बेटा, तो लोगों को लगा, राजा को लगा, अरे भाई ऐसे इससे तो मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, एक नॉर्मल आदमी होकर भोज का आयोजन कर रहा है, हम तो राजा हैं। तो राजा ने बोला कि नहीं, ये भोज नहीं होगा, जो भोज का तुम लोग आयोजन कर रहा है ये नहीं होगा। और जिससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ। जनता में क्या हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब जनता में जब आक्रोश उत्पन्न हुआ तो जनता क्या है, गुस्से से लाल हो गई, गुस्से से आग बबूला हो गई। जनता ने क्या किया, राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके लिए कई जगह पे जुलूस निकाले गए। और जुलूस पे राजा, जुलूस को नियंत्रित करने के लिए राजा ने उस पर गोलियां चलवा दी। और गोलियां चलवा दी तो लोगों में आक्रोश की भावना और बढ़ गई। और इसी को कहा जाता है 1848 की क्रांति। क्या कहा जाता है, 1848। तो बातों को आप समझ सकते हैं कि कितना कितना समझ सकते हैं कि कहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ से हमने शुरू किया। आप समझिए चीज़ों को,
कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ जाकर ख़त्म किया। तो हम लोग ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठाए, ठीक है ना। हम लोग यूट्यूबर नहीं है बेटा, हम लोग यूट्यूबर नहीं है, ठीक है ना। हम लोग पक्का वाला टीचर है। हम लोग को कहीं से भी कोई टॉपिक उठा के दे दीजिए, यानी कि आप अभी मैं आपको कहूँ कि जो भी किताब एक बार हम पढ़ लेंगे वो हमारे मतलब कि यहाँ पे जो है ना ऐसे छप जाएगा, बस ये हम जानते हैं। और हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है, हम लोग बस प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें बच्चे फ़ोन करते करते भावुक हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। वो चीज़ हमें मोटिवेट करता है लोगों को बताने में। 4 साल से हमारी टीम, टारगेट मिशन की टीम बच्चों की मदद कर रही है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, वो वीडियो डालते हैं, उनका व्यूज़ तुरंत ग्रो करता है। लेकिन हमारे वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी अभी देखिए समय कितना हो रहा है, यहाँ पे 58 आपको दिख रहा होगा, मतलब कि 12:58, तारीख है 11 मार्च 2025, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग मोटिवेट कैसे होते हैं? उस एक स्टूडेंट के लिए जो हमारा वीडियो देखता है, उस एक कमेंट के लिए जो हमें कमेंट करता है सर मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, उसके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं, अभी हमने इतना एनालाइज़ किया, सारा दिन आज पूरा दिन लगा रहा क्वेश्चन को पिक करने में, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो सारी चीज़ एनालाइज़ करने के बाद मैं देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। खैर छोड़िए वो सब बातें, क्या ही कहना, जो बच्चे हमें देखते हैं उन वो तो देखते ही हैं। तो बातें ऐसे ऐसे हो गई थी, तो आते हैं आगे। कोई भी सवाल हो, अगर नहीं सवाल समझ में आए तो हम लोग से पूछ लीजिए। सभी प्रकार के लेखकों ने सन 1787 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की, विवेचना कीजिए, ठीक है। पता है हम लोग बीच बीच में टारगेट मिशन लिख देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसे भी चोरी कर लेते हैं और डाल देते हैं अपना लोगो वगैरह। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, समझ रहे हैं आप। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों का परीक्षण करें। जर्मनी का एकीकरण तो आपको पता होगा कि एक व्यक्ति हुआ करता था, जिस बिस्मार्क हुआ करता। कहिएगा तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल बता देंगे। कहिएगा तो जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, कुछ भी पूछ लीजिए। बोल दिया ना, किताब जो है ना यहाँ पे एकदम छप चुका है। बिस्मार्क कौन था, विक्टर इमैनुएला कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, ठीक है, काउंट काबूर कौन था। इटली का एकीकरण की बात हम कर रहे हैं। बिस्मार्क तो जर्मनी में था, बिस्मार्क हो गए। फिर विलियम प्रथम कौन था भाई, क्या मतलब इस पे 5 पेज तो अच्छा से लिख सकते हैं हम, बिस्मार्क पे। गैरिबाल्डी पे भी लिख सकते हैं 5-10 पेज। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है बेटा, हमने जो मेहनत किया उसी मेहनत के बदौलत आज हम खड़े हैं। हमारे जैसे बहुत सारे, मतलब मेरी उम्र क्या हुई होगी आप समझिए, अंदाजा लगाइए। मेरी उम्र 20-21 साल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल, ठीक है। अब उस 22 साल की उम्र में, ठीक है, जिस उम्र में लोग क्या करते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, जिस उम्र में लोग क्या करते हैं कि फ़ोन पे बाबू सोना करते हैं, उस उम्र में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो सोच लीजिए हम मेंटलिटी कितने स्ट्रांग होंगे, कितने पोसेसिव होंगे इस चीज़ को लेकर, और कितना मेहनत करते होंगे, ठीक है। अभी मैं अपनी बात बताऊं तो मैं स्कूल चलाता हूं। मेरे एक स्कूल है जिसके 2 ब्रांच है, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल जो है, जो टारगेट मिशन चैनल है, उससे कोई पैसा, रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि तब तो हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, उस बच्चे के लिए मैं मेहनत करता हूँ जो सारा दिन, मतलब जिनको हमसे उम्मीदें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिस्मार्क के योगदानों का वर्णन करें, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन भी बिस्मार्क जी ने ही किया था, ठीक है। जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। हिटलर के बारे में आपको पता होगा, हिटलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मुसोलिनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिटलर इन द सेंस कि अगर आप अकेले हैं, समझे ना, और अकेले आपको साम्राज्य खड़ा करना, तो हिटलर को पढ़िए।
कुछ देखिए, वो डिक्टेटर था, ही वॉज अ डिक्टेटर, आई एडमिट इट, आई ऑल्सो एडमिट इट, बट ही वॉज अ ग्रेट लीडर। आई ऑल्सो एडमिट दिस स्टेटमेंट, ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर, हिटलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन का पतन, देखिए नेपोलियन तृतीय की गृह एवं विदेश नीति का वर्णन करें। नेपोलियन तृतीय का, फिर उसके बाद कह रहा है नेपोलियन के पतन, यानी कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसके पतन के बारे में। तो देखिए नेपोलियन का पतन जो हुआ था ना, उसका राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण हुआ था। इस पे मैं बहुत अच्छे से आपको कभी बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो। अभी तो क्वेश्चन समझ लीजिए। कहा जाता है राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालें। राष्ट्रसंघ क्या है? राष्ट्रसंघ के बारे में आपको पता होगा। देखिए राष्ट्रसंघ, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 में। तो 24 अक्टूबर 1800, यानी कि सॉरी 18 नहीं 1900, 24 अक्टूबर 1920 को जो हुआ था, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। लेकिन असफलता का कारण था ना कि उसका मैनेजमेंट ही सही नहीं था, जिस वजह से असफल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण के मुख्य अवस्थाओं का वर्णन करें। देखिए इटली जर्मनी जो भी था, इसका एकीकरण होने देना ही नहीं चाहता था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, जिस वजह से उसने बहुत, कह सकते हैं कि बहुत ही तहलका मचा रखा था। यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक, मतलब क्या क्या गुल खिलाए इसने, क्या ही हम आपको बताएं। खैर छोड़िए, हटाइए, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, परिवार देखती है। कहा जाता है 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का एवं कारणों का विवेचना करें, रूपरेखा की विवेचना करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर द्वितीय विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ करने में धुरी शक्तियों के क्या उत्तरदायित्व थे? रेखांकित कीजिए। यूरोपीय व्यवस्था के कार्यों की विवेचना करें, वह सफल क्यों हो गई? आधुनिक यूरोप में पूंजीवाद का उद्भव, विकास का रेखांकित कीजिए। वियना कांग्रेस पर एक निबंध लिखे। देखिए बेटा, अभी हमने बताया था वियना कांग्रेस क्या है, ठीक है। 1830 की क्रांति के रूपरेखा, देखिए अभी ही बता दिया मैंने। 1870 के बाद बिस्मार्क की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो देखिए 1870 ही क्यों कहा? 1870 ही क्यों कहा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि 1870 ही कहा? तो 1870 में देखिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े और 3 युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया। एक तो युद्ध था कि 1864 ईस्वी में एक युद्ध किया था डेनमार्क के साथ, बिस्मार्क ने जीत हासिल की। फिर उसके बाद 1866 में, यानी कि 64, उसके बाद 1866 में उन्होंने, बिस्मार्क ने जर्मनी के साथ युद्ध की, ठीक है। सॉरी जर्मनी मैंने बोल दिया, सॉरी मिस्टेक से, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की। फिर 1800, फिर क्या किया 70 में, 1870 में जाकर फ्रांस के साथ युद्ध किया, जिसका नाम था, यानी कि जो युद्ध का नाम था सेडॉन का युद्ध नाम था, ठीक है ना, सेडॉन का युद्ध। उसके बाद सेडॉन का युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको क्या करना है? बताना है। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का परिशोधन करें। पता है रूस की क्रांति में एक व्यक्ति हुआ करता था। रूस की क्रांति जब पढ़े थे, मैंने पढ़ा था, तो रूस की क्रांति में एक व्यक्ति हुआ था, करता था, यानी कि पादरी, पादरी वॉज अ पादरी, पादरी इन द सेंस कि जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ पंडित होता है, उसी प्रकार से रूस में पादरी होता है, ठीक है ना, चर्च का देखभाल करता है। तो रासपुटिन नाम का एक पादरी हुआ करता था, ठीक है ना। तो क्या था ना, उसका राजा की पत्नी के साथ चक्कर चलता था। ठीक है, चलिए खैर जोड़िए वो सब चीजें, कहाँ हम भटक जाते हैं। मेटरनिक व्यवस्था, देखिए 1815 से 1848 में मेटरनिक व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद कहता है लेनिन के कार्यों की उपलब्धियों को वर्णन कर। लेनिन के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेनिन रूस का, जो रूस में जो भी चीजें सुधार हुई लेनिन ने ही किया था। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, तो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।